हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में मैं विजेंद्र सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम बैक। तो अपनी 2 लेक्चर पहले कंप्लीट हो चुके हैं। सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था अपना। इसका सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था। इसके 2 लेक्चर इससे पहले कंप्लीट हो चुके हैं। आज तीसरा लेक्चर है। इसमें अपन बात करेंगे विलेयता की, सोल्यूबिलिटी। इससे पहले जो अपन ने पढ़ा उसके बारे में मैं बता देता हूं। अपन ने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था और सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। विलेय और विलायक, सोल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के आधार पर टोटल 9 प्रकार के सॉल्यूशन मैं बता चुका हूं आपको, विद एग्जांपल के साथ में मैं बता चुका हूं। इसके बाद में कंसंट्रेशन और उसकी यूनिट, सांद्रता और उसकी इकाइयां। अब इस सांद्रता और सांद्रता की इकाइयों के बारे में कल अपन ने डिटेल से बात करी थी। वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। प्रत्येक के बारे में मैं बता चुका हूं। प्रत्येक के अंदर कौन कौन सी अदर यूनिट आती है। जैसे वेट बाय वेट में मैंने बताया था मोलिरिटी आती है, मोल फ्रैक्शन आता है, पीपीवी, पीपीएम, सबके बारे में बताया था। इनके न्यूमेरिकल भी मैं आपको सोल्व करवा चुका हूं। इसके बाद में वेट बाय वॉल्यूम था, उसकी डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला, उसका न्यूमेरिकल, उसके अंतर्गत आने वाली यूनिट जैसे मोलिरिटी है, नॉर्मलिटी है, फॉर्मलिटी, ये करवा चुका इनके न्यूमेरिकल। इसके बाद में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो यूनिट थी उसका भी मैं आपको करवा चुका हूं। अब इसका तीसरा लेक्चर है सोल्यूबिलिटी, विलेयता। सबसे पहले अपन देखते हैं विलेयता होती क्या है। यहां पर लिखता हूं मैं, विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा उस विलेय की विलेयता कहलाती है। उस विलेय की विलेयता कहलाती है। और ये रहनी चाहिए एक नियत ताप पर। ये ध्यान रखना अपने, नियत ताप पर। एक नियत ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा ही क्या कहलाती है? सोल्यूबिलिटी। कांस्टेंट टेम्परेचर यानी नियत ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में डिजोल्व हुई जो सोलवेंट की जो क्वांटिटी है उसी को अपन क्या कहेंगे? सोल्यूबिलिटी। तो ये है डेफिनेशन विलेयता की। इस स्थिति में जो सॉल्यूशन अपने को प्राप्त होगा वो सॉल्यूशन होता है संतृप्त विलयन, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वैसे विलयन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कई टाइप के होते हैं, वो बात मैं नहीं कर रहा हूं यहां पर। ये इसी की बात कर रहा हूं मैं, सैचुरेटेड विलयन की सोल्यूबिलिटी के आधार पर अपन इसको बताते हैं। तो ये डेफिनेशन हुई विलेयता की। एक नियत ताप पर विलायक की सुनिश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा उस विलेय की विलेयता कहलाती है। और उस स्थिति में जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है वो सॉल्यूशन होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी संतृप्त विलयन। अब अपन बात करते हैं बुक के अनुसार ठोसों की दरों में विलेयता। द्रव्य की बात करें या जल। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? विलायक की एक निश्चित मात्रा, यहां पर मैं बोल सकता हूं 100 ml, ये निश्चित मात्रा 100 ml, वही क्या रहेगा? नियत ताप रहेगा। नियत ताप पर 100 ml वो सुनिश्चित मात्रा होगी। इसमें घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा
घुली हुई कौन सी विलेय की? ठोस विलेय पदार्थ की। यानी नियत ताप पर 100 ml विलायक में घुली हुई 100 ml विलायक में घुली हुई ठोस विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा ही क्या कहलाएगी? उस ठोस विलेय की विलेयता या सोल्युबिलिटी कहलाती है। बोल सकते हैं बड़ी आसानी से, अकॉर्डिंग टू दैट्स डेफिनेशन सेम है। विलायक की एक निश्चित मात्रा, वो पहले अपने को ध्यान रखना नियत टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर राइज या डिक्रीज करने पर, इंक्रीज या डिक्रीज करने पर सोल्युबिलिटी चेंज हो जाती है। तो अपन क्या लेकर के चलेंगे? कांस्टेंट टेम्परेचर। तो क्या कहेंगे? नियत ताप पर विलायक की सुनिश्चित मात्रा, यानी 100 ml विलायक में घुली हुई ठोसों की विलेयता की बात करें, ठोस विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस ठोस की क्या कहलाती है? सोल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है, अब अपन ठोस की विलेयता ये मैं बता चुका हूं। अब अपन पढ़ेंगे ठोस पदार्थों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। अब अपन देखेंगे ठोस पदार्थों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठोस पदार्थों की विलेयता को द्रव में या जल में प्रभावित करने वाले कारक। ये पर दो डेफिनेशन है, अपने को ध्यान रखनी है। ये डेफिनेशन याद है तो हमें किसी की भी विलेयता की सोल्युबिलिटी, चाहे सॉलिड की लिक्विड में, गैसेज की लिक्विड में, किसकी भी अपन डेफिनेशन इजीली वे में अपन डिफाइन कर सकते हैं या बोल सकते हैं। अब अपन देखते हैं ठोसों की, सॉलिड्स की लिक्विड में जो सोल्युबिलिटी है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी ठोस पदार्थों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। अब अपने मेनली 2 फैक्टर हैं यहां पर, विलेय एवं विलायक की प्रकृति। विलेय एवं विलायक की प्रकृति, द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, यानी विलेय और विलायक की प्रकृति किस प्रकार से ठोस पदार्थों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करती है। अब इसकी अपन बात करें, जैसे कोई ठोस पदार्थ द्रव विलेय में तब ही घुलता है जब उनके मध्य अंतरा आणविक क्रियाएं हो। क्या हो? अंतरा आणविक क्रियाएं। इसको अपन बोलते हैं इंटर मोलिकुलर इंटरेक्शन। कोई भी ठोस पदार्थ द्रव में तब ही घुलेगा जब ठोस विलेय और द्रव विलायक के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके मध्य अंतरा आणविक क्रिया यानी इंट्रा मोलिकुलर इंटरेक्शन हो, तब ही ठोस पदार्थ द्रव में घुलेगा। यानी ठोस के अणु द्रव के अणु के साथ अन्योन्य क्रियाएं करेंगे या इंट्रा मोलिकुलर इंटरेक्शन करेंगे। ये चीज अपने को थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब एक शब्द है समान समान को घोलता है। समान समान को घोलता है, दैट मीन्स लाइक डिजोल्व लाइक। लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है। इसके बारे में बात करूं, समान समान को घोलता है। देखो मेनली जो कंपाउंड होते हैं 2 टाइप, एक होते हैं
ध्रुवीय या फिर इनको कहें आयनिक यौगिक। इनको कहते हैं अपन ध्रुवीय यौगिक। ये ध्रुवीय होते हैं। आयनिक यौगिक क्या होते हैं? पोलर। आयोनिक कंपाउंड ये क्या होते हैं? ध्रुवीय। जैसे अपन बात करें NaCl की बात करें, जैसे अपन बात करें KCl की बात करें, जैसे अपन बात करें KNO3 की बात करें, ये सभी के सभी कैसे कंपाउंड हैं? ये सभी के सभी आयनिक कंपाउंड हैं। आयनिक कंपाउंड ध्रुवीय होते हैं। ध्रुवीय होने का मतलब पोलर। पोलर होने का मतलब यह है पोल, ध्रुव। एक पॉजिटिव पोल यानी पार्शियली पॉजिटिव और एक पर रहेगा पार्शियली नेगेटिव। जैसे अपन इसी की बात करें, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। आयनिक यौगिक ये क्या होते हैं? पोलर, या इनको अपन कह देते हैं आयनिक यौगिक ध्रुवीय होते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने बताया आयनिक यौगिक NaCl, जैसे KCl, जैसे KNO3। जो आयोनिक कंपाउंड होता है उसमें एक रहता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल। जनरली अपने को मेटल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी रहती है, मेटल ऑलवेज इलेक्ट्रॉन रिमूव करके कैटायन बनाने की टेंडेंसी रखती है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिमूव। और नॉन मेटल जो अधातु होती है वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखती है। तो एक इलेक्ट्रॉन देती है, एक इलेक्ट्रॉन लेती है। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पार्शियली क्या आएगा? यहाँ पे इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है तो इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन इधर होगा, इस पर क्या आ जाएगा? आंशिक ऋणावेश। पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, दैट्स इट सेम। ये भी यहां पर तो ये पोलर हो गए, पोल बन गए, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, आंशिक धनावेश और ऋणावेश। इस कारण इनको आयनिक यौगिक को अपन क्या कहते हैं? पोलर कंपाउंड। ये ध्रुवीय होते हैं। और जो ध्रुवीय होते हैं वो सभी के सभी, या जो आयनिक यौगिक होते हैं वो सभी के सभी जल में विलय होते हैं। किसमें? जल। आयनिक यौगिक जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। ये ध्रुवीय होने के कारण जल में विलय। जल एक खुद कैसा है? पोलर सॉल्वेंट। जल एक ध्रुवीय विलायक है क्योंकि जल में क्या है? H और OH। इसके ऊपर ऋणावेश और इसके ऊपर धनावेश। तो ये खुद कैसा सॉल्वेंट है? एक पोलर सॉल्वेंट। तो जो आयनिक यौगिक है, अब अपन देख सकते हैं आयनिक यौगिकों में क्या रहता है। जैसे NaCl ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है। पॉजिटिव वाला किसके साथ इंटरेक्शन करेगा? नेगेटिव वाले के साथ। और नेगेटिव वाला किसके साथ करेगा? पॉजिटिव वाले के साथ। और ये तुरंत आयनिक यौगिक जल में क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। इस कारण ये ध्रुवीय होने के कारण आयनिक यौगिक इनमें क्या होते हैं? डिसॉल्व होते हैं। ओके, तो ये मैंने बताया आयनिक यौगिक में ध्रुवीय विलायकों में क्या होंगे? विलय होंगे, या फिर मैं कहूं घुलनशील होंगे। जैसे आयनिक यौगिकों का मैंने यहां पर एग्जांपल बताया आपको, NaCl, KCl, KNO3 सभी के सभी आयनिक यौगिकों के एग्जाम्पल हैं। और ये आयनिक यौगिक किसमें डिसॉल्व होंगे? ध्रुवीय विलायक, पोलर सॉल्वेंट। क्या है? जल। कैसे होगा ये सब कुछ मैंने अभी आपको डिफाइन करा है, यहां पर समझाए। दूसरी चीज मैं कहूं अध्रुवीय यौगिक, या ये जनरली इनको अपन क्या कहते हैं? सहसंयोजक यौगिक। ये आयनिक यौगिक थे, ये है अध्रुवीय, यानी इनमें ध्रुव नहीं बनने वाले। इनको क्या बोलते हैं? जनरली सहसंयोजक यौगिक। जैसे मैं बात करूं आयोडीन, जैसे मैं बात करूं S8
और भी ले सकते हैं, क्लोरीन ले लो चाहे फ्लोरीन ले लो, ये सभी के सभी क्या हैं, नॉन पोलर हैं। तो ये जो अध्रुवीय यौगिक हैं, जैसे आयोडीन है, जैसे S8 है, ये कैसे हैं, अध्रुवीय। तो ये अपन देख भी सकते हैं, आयोडीन और आयोडीन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यहाँ पर क्या है, समान। इलेक्ट्रॉन दोनों के एग्जैक्ट मिडवे पे रहेगा, बीच में रहेगा, न तो इधर शिफ्ट होगा न ही इधर, क्योंकि बोथ आयोडीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आर सेम। तो ये क्या रहेगा, न तो इस पर प्लस और न ही इस पर माइनस। तो ये क्या है, ध्रुव नहीं बने, प्लस माइनस नहीं आया, इसका मतलब ये है अध्रुवीय। और अध्रुवीय यौगिक होते हैं वो किसमें, अध्रुवीय विलायकों में, अध्रुवीय विलायकों में, या फिर इनको अपन बोलते हैं कार्बनिक विलायकों में। कार्बनिक विलायकों में क्या रहते हैं, डिसॉल्व रहते हैं, जैसे CCl4, जैसे बेंजीन, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, ये सभी के सभी कैसे, क्लोरोफॉर्म कैसे एग्जाम्पल हैं अध्रुवीय नॉन पोलर सोलवेंट, या फिर इनको कहें ऑर्गेनिक सोलवेंट। इनमें कौन से कंपाउंड डिसॉल्व रहेंगे, अध्रुवीय विलायकों में, ध्रुवीय यानी आयनिक किसमें, ध्रुवीय विलायकों में। तो मैं बोल सकता हूं समान समान को घोलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। ये पहला फैक्टर हुआ आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक। कौन सा कारक, विलेय और विलायक की प्रकृति। विलायक में तब ही घुलेगा जब उनके अणुओं के मध्य इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन होगा। फिर मैंने बताया लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है, यानी आयनिक यौगिक ध्रुवीय होते हैं, वो ध्रुवीय विलायकों में घुलेंगे। ये सभी आयनिक यौगिक हैं, ये पोलर सोलवेंट है, ये इसमें घुलेगा। कैसे घुलेगा मैं बता चुका हूं। दूसरी चीज, अध्रुवीय यौगिक है, इनको अपन सहज संयोजक यौगिक भी बोल सकते हैं। जैसे ये है कैसे है अध्रुवीय सहसंयोजक, ये भी मैं आपको बता चुका, डिफाइन कर दिया है। ये किसमें, अध्रुवीय विलायकों में बोले, चाहे अपन इनको क्या बोल सकते हैं, कार्बनिक विलायक, या फिर अपन क्या बोले इनको, ऑर्गेनिक सोलवेंट। इनमें क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे। तो पहला फैक्टर कंप्लीट। अब दूसरा फैक्टर है इनकी विलेयता पर ताप का प्रभाव। अब बच्चों साथ साथ मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, या तो आप ये इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर मैं आपको बता चुका, ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन है चैनल का, इसमें आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो आप वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो, ले सकते हो। तो आप वहां से भी ले सकते हो, और यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट, या फिर आप अपने पास जो नोटबुक और जो पेन रखते हो उससे साथ साथ नोट करते रहा करो। साथ साथ आपको कॉपी पेन तो रखना ही है, नोट्स बनाते जाना है, चाहे आप वहां से ले हो, डिस्क्रिप्शन से नीचे PDF में से ले हो, लेकिन ये साथ साथ आपको क्या करते जाना है, लिखते जाना है। चलो अपन अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की। पहला फैक्टर है विलेय एवं विलायक की प्रकृति, ये अपना कंप्लीट हो चुका। अब मैं दूसरा फैक्टर आपको बता रहा हूं, दूसरा है ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ताप का प्रभाव देखो, ठोसों की द्रव में विलेयता को तापमान भी प्रभावित करता है। जैसे जो ठोस पदार्थ होते हैं वो जब विलेय में, जो ठोस विलेय होते हैं वो विलायक में घुल करके जो सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उनके मध्य एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, या फिर मैं कहूं एक साम्य एग्जिस्ट करता है। वो साम्य इस प्रकार का है, जैसे अविलेय ठोस, अविलेय ठोस किसमें घुलता है, सॉल्वेंट में, विलायक में, और इसके फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है अपने को, विलयन। यहां पर मैं लिख रहा हूं डेल्टा H x किलो कैलोरी।
ये उष्मा है। अब मैंने एक बात बताई, जो सोल्यूट होता है, जो सोलवेंट में घुलता है, एविलेट ठोस होता है, सोल्यूट जो विलायक में घुलता है, इनके घुलने पर ये सॉल्यूशन अपने को प्राप्त होता है। और यहां पर डेल्टा एच ये उष्मा की मात्रा को बता रहा है। उष्मा निकल भी सकती है और उष्मा ग्रहण भी की जा सकती है। ये साम्य एग्जिस्ट करता है। अब ये साम्य किस प्रकार का साम्य है, इसको कहते हैं अपन डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी गतिक साम्य। कैसा साम्य है ये? गतिक साम्य। ये प्रोसीजर इस प्रोसीजर के इक्वल है। एविलेट ठोस विलायक में घुल करके जितना विलयन बनाएगा, विलयन में विलेय के कण उन्हें क्रिस्टलीकृत होकर के एविलेट ठोस के रूप में आ जाएंगे, बैकवर्ड रिएक्शन। और ये दोनों क्रिया करके ये बना रहे हैं ये फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी अग्र अभिक्रिया यानी पश्च अभिक्रिया। 11th क्लास में अपन ने इस चैप्टर के बारे में बात करी थी। अब इस प्रकार का साम्य कैसा साम्य है ये? दैट्स इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी ये किस प्रकार का साम्य है? एक गतिक साम्य। अब मैंने बताया यहां पर उष्मा निकल भी सकती है और उष्मा ली भी जा सकती है। अब आप सभी जानते होंगे उष्मा लेने अथवा उष्मा देने के आधार पर प्रक्रम दो प्रकार, यानी रिएक्शन आर टू टाइप डिपेंड ऑन एनर्जी। एक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, एक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। जैसे मैं लिखूं उष्मा शोषी, यानी एंडोथर्मिक प्रक्रम। इसमें क्या होगा? डेल्टा एच 0 से ज्यादा होगा। ये लासातेलिय नियम के अनुसार है। किसके अनुसार? लासातेलिय नियम के अनुसार। लासातेलिय नियम के अनुसार उष्मा शोषी प्रक्रम में डेल्टा एच यानी उष्मा अवशोषित होती है, उष्मा क्या रहती है? 0 से ज्यादा बाहर से उष्मा ली जाती है, तो प्रक्रम कैसा हो गया? ये उष्मा शोषी। तो उष्मा शोषी प्रक्रम में ये प्रोसीजर होता है। और कोई भी उष्मा शोषी प्रक्रम होगा उसमें जो विलेय होगा, ठोस विलेय होगा, वो विलायक में टेम्परेचर राइज करने पर, यानी ताप बढ़ाने पर उस विलेय की विलायक में विलेयता बढ़ेगी, क्योंकि उष्मा का अवशोषण हो रहा है। और तापमान बढ़ाने पर उष्मा मिलेगी और उष्मा का अवशोषण होगा और विलेय विलायक में अधिक डिजोल्व होगा। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा लासातेलिय नियम के अनुसार उष्मा शोषी प्रक्रम जो होता है, अर्थात उष्मा शोषी प्रक्रम में डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, उसमें क्या रहता है? उष्मा शोषी प्रक्रम में तापमान बढ़ाने पर विलेय की विलायक में मात्रा घुलने की जो दर है वो क्या होती है? अधिक। अब ऐसे अपन एग्जांपल देखें, जैसे NaCl, जैसे KCl, जैसे AgNO3, जैसे KNO3, जैसे NaNO3 की अपन बात करें, जैसे Ki। ये जो सभी प्रक्रम हैं ये हैं उष्मा शोषी, अर्थात इन विलेय पदार्थों को आप जल में घोलोगे, विलायक में घोलोगे, तो तापमान बढ़ाने पर इनकी विलेयता बढ़ेगी। क्लियर हुई बात यहां पर? तो विलेयता में मैंने दूसरा प्रभाव बताया, ताप का प्रभाव। मैंने कहा एविलेट ठोस और विलयन के मध्य निम्न साम्य एग्जिस्ट करता है। इस साम्य को अपन गतिक साम्य कहते हैं और इसमें उष्मा निकल भी सकती है, उष्मा ली भी जा सकती है। इस आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की? उष्मा शोषी और एक होती है उष्मा क्षेपी, यानी इसको क्या कहेंगे अपन? एक्सोथर्मिक। ये कौन सी हो गई? एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक जो उष्मा शोषी होती है उसमें डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 और ये जो होती है इसमें डेल्टा एच लेस देन 0 होता है।
उष्माशोषी प्रक्रम में ये प्रोसीजर रहता है डेल्टा H ग्रेटर देन 0 रहता है, अर्थात लासातेली नियम के अनुसार क्या होता है कि इसमें तापमान बढ़ाने पर विलेय पदार्थ विलायक में घुलने की जो दर होती है वो बढ़ती है। और इसका मैंने एग्जांपल NaCl, KCl, AgNO3, KNO3 ये बताई। ये बात यहां पर सभी को क्लियर हुई। अब अपन बात करते हैं उष्माक्षेपी प्रक्रम की। इस प्रक्रम की अपन बात करते हैं। इसमें क्या रहता है, डेल्टा H लेस देन 0, यानी उष्मा क्या निकलती है बाहर। उष्माक्षेपी नाम से स्पष्ट है, वह प्रक्रम, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा बाहर निकलती है, तो इस प्रक्रम को अपन क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक या उष्माक्षेपी। अब इस प्रक्रम में ये बताया डेल्टा H लेस देन 0 लासातेली नियम के अनुसार उष्माक्षेपी प्रक्रम या एक्सोथर्मिक जो प्रक्रम होता है उसका ताप बढ़ाएं तो जो ठोस विलेय है उसकी दर में विलेयता क्या होगी, घटेगी। अब इसके एग्जांपल अपन देखें, जैसे NaOH, जैसे लिथियम सल्फेट, जैसे कैल्शियम एसीटेट, ये सभी के सभी कैसे एग्जाम्पल हैं। इन विलेय पदार्थों को जब अपन द्रव्य विलायक में घोलते हैं और ताप बढ़ा दें तो ये प्रक्रम कैसा है, उष्माक्षेपी। अर्थात उष्माक्षेपी प्रक्रम में ताप बढ़ाने पर विलेय की विलायक में मात्रा घुलने की जो दर है वो घटेगी। ये सभी क्या हैं, इसके अंतर्गत ये प्रोसीजर रहेगा, तो इनका ताप बढ़ाएंगे तो इनकी दरों में विलेयता घटेगी। तो ये दूसरा प्रभाव था तापमान का प्रभाव। तापमान का प्रभाव बताया मैंने, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, कोई भी विलेय जब विलायक में घुल करके विलयन बनाता है। फिर मैंने दो चीजें बताई, अभी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में ऊर्जा का अवशोषण, एक्सोथर्मिक में ऊर्जा का उत्सर्जन। तो जो एंडोथर्मिक है जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, डेल्टा H बड़ा है 0 से, उनका ताप बढ़ाने पर तो विलेय विलायक में अधिक घुलेगा और इनके ये मैंने एग्जाम्पल बता दिए। और जो उष्माक्षेपी प्रक्रम है, एक्सोथर्मिक प्रक्रम है, उनमें अगर अपन ताप बढ़ाएं तो विलेय पदार्थ विलायक में जो घुलने की दर है वो घटेगी। इसके एग्जाम्पल ये हैं। तो ये दूसरा कारक था ठोसों की दरों में विलेयता को प्रभावित करने वाला सेकंड फैक्टर। अब मैं आपको एक नोट बताता हूं। कुछ जलयोजित पदार्थ होते हैं, कैसे जलयोजित, हाइड्रेट पदार्थ बोले चाहे कुछ क्या बोले, जलयोजित यौगिक, उसी में आता है ग्लूबर लवण। ग्लूबर लवण, अब देखो ये जो ग्लूबर लवण है, पहले तो इसका तापमान अपन बढ़ाएं तो इसकी विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। और एक निश्चित तापमान वो है 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पर इसकी विलेयता क्या हो जाती है, अधिकतम। और उसके बाद में भी यदि अपन तापमान और बढ़ाएं तो इसकी सोल्युबिलिटी या जो विलेयता है वो क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है, या फिर मैं कहूं कम होने लग जाती है। कारण क्या है, ये कैसा लवण है, ग्लूबर लवण। क्या सूत्र होता है इसका, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, इसी को अपन क्या कहते हैं, ग्लूबर साल्ट या ग्लूबर लवण। मैं पहले बोल चुका जलयोजित, यानी इसमें क्रिस्टलन का जल एग्जिस्ट करता है या पाया जाता है। ये जो 10 मॉलिक्यूल है वाटर, ये क्या है, क्रिस्टलन का जल, तो इसको जलयोजित पदार्थ या जलयोजित लवण कहेंगे। ध्यान रखना,
इसकी विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है और एक निश्चित ताप पर अधिकतम, वो ताप है 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद में यदि अपन ताप बढ़ाएं तो इसकी विलेयता डिक्रीज होने लग जाती है या फिर मैं कहूं घटने लग जाती है। इसका रीजन क्या है? इसका कारण यह है कि ये 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बाद में अपने क्रिस्टलन के जल के अणुओं को त्याग देता है, इस वजह से इसकी विलेयता घटने लग जाती है। ये बात हुई ठोसों की द्रव में विलेयता। डेफिनेशन बताई, फैक्टर अफेक्टिंग प्रभावित करने वाले कारक बताए। पहला कारक विलेय और विलायक की नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट लाइक डिजोल लाइक बताए। फिर आयोनिक और ध्रुवीय कंप्लीट। दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का प्रभाव बताया। साम्य एग्जिस्ट करता है, इस आधार पर एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के अंतर्गत कौन आता है, एंडोथर्मिक के अंतर्गत कौन आता है, कंप्लीट करवा दिया। इसके बाद में एक नोट डाउन करवाया मैंने आपको, क्या करवाया, कुछ जलयोजित लवण होते हैं जिनकी विलेयता क्या रहती है, थोड़ी असामान्य, यानी पहले ताप बढ़ाएं तो बढ़ती है, एक निश्चित टेम्परेचर पर अधिकतम हो जाती है, उसके बाद में अगर टेम्परेचर राइज करें बढ़ाएं तो विलेयता क्या होती है, घटती है। वो जलयोजित लवण है ग्लोबल लवण। रीजन क्या है इसका, क्योंकि ये 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर के ताप पर ये क्रिस्टलन के जल के अणुओं को रिमूव कर देता है, त्याग देता है। अब अपन बात करते हैं ये ठोसों की द्रव में विलेयता कंप्लीट। अब अपना आगे वाला हेडिंग रहेगी गैसों की द्रवों में विलेयता। गैसों की द्रवों में विलेयता। गैसों की द्रवों में विलेयता। चलो अपन इसकी शुरुआत करते हैं अभी गैसों में द्रवों की विलेयता की। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, जो गैसेज होती हैं वो लिक्विड या द्रव, या यहां पर अपन ले सकते हैं जल, वाटर H2। गैसों की जल में विलेयता बोल सकते हैं, गैसों की द्रवों में विलेयता अपन बोल सकते हैं। तो ये अपने को थोड़ा सा एक लाइन ध्यान रखनी है, गैस में जो गैस होती है कोई भी, वो द्रव में डिजोल्व होकर के समांगी मिश्रण बनाती है, या फिर समांगी मिश्रण को वास्तविक विलयन भी कहते हैं। क्या बनाती है ये, वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन। जो समांगी मिश्रण होता है, पहले उसकी बात हो चुकी। तो गैस से द्रव में डिजोल्व होकर के, गैस द्रव में घुल करके कैसे सॉल्यूशन बनाती है, ट्रू सॉल्यूशन। अब अपन बात करते हैं गैसों की द्रव में विलेयता की। गैसों की जो द्रव में विलेयता है वो एक कोफिशिएंट या एक फैक्टर पर डिपेंड करती है, या मैं कहूं गैसों की द्रव में विलेयता को, चलो ये निर्भर करती है एक गुणांक पर, जिसको अपन क्या कहते हैं, अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक, या क्या कहते हैं इसको, अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। गैसों की द्रव में विलेयता एक कोफिशिएंट पर डिपेंड करती है, और उस कोफिशिएंट को अपन कहते हैं अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, या फिर मैं कहूं अवशोषण गुणांक। सबसे पहले अपन बात करेंगे अवशोषण गुणांक की डेफिनेशन, या अवशोषण गुणांक की परिभाषा क्या होगी। तो अपन अपना टॉपिक है गैसों की द्रव में विलेयता, या फिर कहूं गैसों की जल में विलेयता। ये डिपेंड करती है अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, अवशोषण गुणांक पर। पहले बता, अवशोषण गुणांक जितना ज्यादा है उस गैस की विलेयता भी क्या रहेगी, ज्यादा ही रहेगी, अधिक ही रहेगी। जिस गैस के अवशोषण गुणांक का मान कम है उसकी विलेयता क्या रहेगी, कम रहेगी। कैसे क्या रहेगा ये मैं भी आपको यहां पर डिफाइन करता हूं।
1 ml या 1 घन सेमी, एक ही बात है, 1 ml बोले या फिर इसको क्या बोले 1 घन सेमी द्रव विलायक बोले, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं अपन H2O वाटर। 1 घन सेमी या 1 ml वाटर में घुली हुई किसी गैस की ml में मात्रा बोल सकते हैं, या फिर किसमें घन सेमी में मात्रा क्या कहलाता है, उस गैस का अवशोषण गुणांक कहलाता है। तो 1 ml अथवा 1 घन सेमी द्रव विलायक में घुली हुई ml या घन सेमी में गैस की मात्रा क्या कहलाती है, अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। क्या कहेंगे अपन, अवशोषण गुणांक की डेफिनेशन बड़ी आसानी से बोल सकते हैं। 1 घन सेमी या 1 ml जो वाटर है या जो लिक्विड सॉल्वेंट है, उसमें गैस की घन सेमी या ml में कितनी मात्रा प्रेजेंट है, वही क्या कहलाती है, उस गैस का क्या कहलाएगा, अवशोषण गुणांक कहलाएगा। अब आप समझ गए होंगे, 1 घन सेमी द्रव विलायक अथवा जल में जब गैस की घन सेमी में मात्रा ज्यादा होगी तो अवशोषण गुणांक ज्यादा हो जाएगा, वो गैस द्रव में या जल में क्या घुलेगी, अधिक घुलेगी। और जब 1 घन सेमी जल अथवा द्रव विलायक में अगर ml में जो गैस का जो वॉल्यूम है वो अगर कम रहेगा तो उसकी सोल्यूबिलिटी क्या रहेगी, थोड़ी कम रह जाएगी। ये तो बात हुई किसकी, अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की, अवशोषण गुणांक की। तो अवशोषण गुणांक जितना ज्यादा है गैस की सोल्यूबिलिटी उतनी ही क्या रहेगी, ज्यादा। अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जिस गैस का कम है उसकी सोल्यूबिलिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। क्लियर। अब अपन बात करते हैं गैसों की दरों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैसों की दरों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। अब अपन वही यहां पर कारकों की बात करते हैं, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं इनको। सबसे पहला कारक है नेचर ऑफ गैसेज, गैस की प्रकृति। सबसे पहला कारक है गैस की प्रकृति। जैसे कोई भी गैस है, जैसे मान लो ये है HCl है, या फिर मैं कहूं SO2 है, या फिर मैं कहूं NH3 है। ये गैसें, कुछ गैसें जैसे N2 है, ये O2 है, N2 है, या फिर C2H2, ये दो ले लेते हैं। ये जो गैसें हैं ये द्रव विलायक अथवा जल के साथ क्रिया करती है। किसके साथ क्रिया करती है, जल के साथ। और क्या बनाती है, यौगिक बनाती है, या फिर इसको कहें क्या कहें अपन, कंपाउंड बनाती है। और ये कंपाउंड क्या हो जाते हैं, जल में आयनित हो जाते हैं। कंपाउंड जल में क्या हो जाते हैं, आयनित। यानी इजी वे में बोले गैस की प्रकृति, वे गैसें जो द्रव अथवा जल के साथ क्रिया करके यौगिक बनाती हैं, या सीधा सीधा बोले कि क्रिया करती है और यौगिक क्रिया करेगी तो कंपाउंड बनेगा। और वो कंपाउंड क्या आएंगे, आयनित। जैसे यहां पर NH3, यहां पर लिख रहा हूं मैं, NH3H2O के साथ क्रिया करके क्या बनाएगी, NH4OH। अब बताओ बच्चों, ये NH4OH क्या NH4 प्लस और OH माइनस में आयोनाइज्ड नहीं होगा क्या?
इसी प्रकार ये HCl गैस है, ये HCl लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, SO2 है, ये H2SO3 में कन्वर्ट हो जाती है। वे गैसें जो जल के साथ क्रिया करके यौगिक बनाती हैं और वो यौगिक क्या हो जाते हैं, जल में आयनित हो जाते हैं। उन गैसों की विलेयता अन्य गैसों की तुलना में अधिक होती है। क्लियर हुई बात सभी को? तो उन गैसों की विलेयता क्या रहेगी, अधिक रहेगी। कुछ गैसों के अवशोषण गुणांक का घटता हुआ क्रम, या फिर मैं कहूं विलेयता का घटता हुआ क्रम, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। जैसे गैसों के अवशोषण गुणांक, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, विलेयता का घटता हुआ क्रम। ये क्रम ये अपने को याद रखना है। NH3 ये 3 गैसें तो यही हैं, HCl, SO2, H2S और CO2 ले सकते हैं, एथिलीन भी होती है वैसे, ये N2 और ये O2। ये गैसों का अपने को थोड़ा सा क्रम क्या रखने हैं, अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर हुई बात? अब इसके बाद में एक चीज नोट बता रहा हूं आपको, जो O2 होती है, O2 की रक्त में सोल्यूबिलिटी, विलेयता अधिक होती है। इसका कारण यह है, जो ऑक्सीजन होती है वो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके, किसके साथ, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कहते हैं इसको, हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तो वही बात, जो जल के साथ क्रिया कर यौगिक बनाती है उनकी जल में विलेयता ज्यादा है। ऑक्सीजन की रक्त में विलेयता ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है और हमारे शरीर में O2 की सप्लाई इसी फॉर्म में होती है। तो इसकी रक्त में विलेयता क्या रहेगी, इस कारण अधिक रहेगी। एक चीज और बताऊं मैं यहां पर आपको, जो N2 है, O2 है, या फिर अपन क्या लें H2, इनकी जल की बजाय, जल की तुलना में इथेनॉल C2H5OH या एल्कोहल में विलेयता क्या रहती है, अधिक रहती है। कारण ये है, ये सभी की सभी नॉन पोलर गैसें, अध्रुवीय, तो ये कार्बनिक विलायक में घुलेगी। जल क्या है, ध्रुवीय विलायक है, इसमें कौन सी, जो ध्रुवीय गैसें हैं वो घुलेगी। क्लियर हुई बात सभी की? हाँ, N2 बोले, O2 बोले, इनकी जल में विलेयता कम होने का कारण यह भी है कि ये स्थायी एवं हल्की गैसें हैं, इस कारण ये जल में क्या घुलती है, कम घुलती है। यहाँ पर ये पहला इनका फैक्टर क्या होता है, कंप्लीट। गैसों की दरों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है गैस की प्रकृति। वे गैसें जो द्रव्य अथवा जल के साथ क्रिया करके यौगिक बनाती है और वो यौगिक जल में आयनित हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, ये जो गैसें हैं जल के साथ क्रिया करके यौगिक बनाएगी, इनकी विलेयता अन्य गैसों की तुलना में, जो जल के साथ क्रिया कम करती है उनकी तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। फिर मैंने कुछ गैसों की जल के साथ क्रिया करके यौगिक बना करके वो यौगिक कैसे आयनित होते हैं उसके बारे में बताया। फिर मैंने कुछ गैसों के अवशोषण गुणांक की घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करा या विलेयता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करा। अमोनिया, HCl, H2S, CO2
एसिटिलीन और आती है यहाँ पर N2 और O2। आपको ये क्रम अपने को क्या रखना है, ध्यान रखना है, याद रखना है। इसके बाद में मैंने बताया ये नोट लगा करके ऑक्सीजन की रक्त में विलेयता अधिक होती है। कारण यह है ऑक्सीजन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन वर्णक के साथ क्रिया करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण करने के कारण इसकी रक्त में विलेयता क्या होती है, अधिक होती है। फिर मैंने बताया N2O2 और H2 इनकी जल की तुलना में ये एथेनॉल में अधिक विलेय होती है। इसका भी मैं रीजन आपको बता चुका हूं। अब दूसरा बताता हूं विलायक की प्रकृति। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, लाइक डिजोल्व लाइक, जैसे HCl कैसी है, ध्रुवीय गैस है, इसमें घुलेगी, ध्रुवीय विलायक में घुलेगी, ध्रुवीय विलायक। और ध्रुवीय विलायक का बेस्ट एग्जांपल क्या है, अपने पास H2O है। ध्रुवीय विलायक का पोलर सॉल्वेंट का बेस्ट एग्जांपल क्या है, अपने पास H2O। इसी प्रकार जैसे अपन और अन्य गैस की बात करें, जो अध्रुवीय गैस जैसे I2 है, ये कैसी है, अध्रुवीय गैस है। और ये अध्रुवीय गैस किसमें घुलेगी, अध्रुवीय विलायक में घुलेगी। और अध्रुवीय विलायक क्या है, जैसे मैं यहां पर ले आऊं C6H6, क्या है ये, बेंजीन। तो वही सॉलिड वाली बात है, लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है। HCl है वो जल में घुलेगी, यानी ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में घुलती है, अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में घुलती है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या कारण है, जैसे मैं पूछूं आपको क्वेश्चन, HCl जल की तुलना में बेंजीन में अल्प विलेय है। ये प्रश्न ऐसा है, क्या कारण है HCl जल की तुलना में बेंजीन में अल्प विलेय है। बड़ा आसान आंसर है। HCl कैसी गैस है, पोलर, ध्रुवीय। ध्रुवीय किसमें घुलेगी, ध्रुवीय विलायक जल में घुलेगी आसानी से। बेंजीन क्या है, अध्रुवीय विलायक है, तो अध्रुवीय विलायक में इसकी विलेयता क्या रहेगी, कम रहेगी। क्वेश्चन क्लियर है। तो ये दो फैक्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अब अपन बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, थर्ड फैक्टर की, ताप का प्रभाव। तीसरा इफेक्ट अपन पढ़ते हैं इसमें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। देखो ताप का प्रभाव पढ़ते तो अपन हमेशा अपने दिमाग में वही दो चीजें, एक तो उष्मा शोषी और एक उष्मा क्षेपी। उष्मा शोषी क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसीजर, और ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। देखो लेकिन अपने को ध्यान रखना है, तापमान बढ़ाने पर गैसों की दरों में विलेयता क्या होती है, ये प्रक्रम है ऊष्माक्षेपी। कैसा प्रोसीजर है ये, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, यानी गैसों का द्रवों में घुलना कैसा प्रक्रम है, ऊष्माक्षेपी। गैसों का द्रव में घुलना किस तरह का प्रोसीजर है, यह है एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है या ऊष्मा एक्सोथर्मिक प्रक्रम है। अर्थात जब गैसें किसी भी द्रव में घुलती है, डिजोल्व होती है, तो ऊर्जा या ऊष्मा बाहर निकलती है। इस कारण इसको अपन क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक प्रोसीजर या एक्सोथर्मिक अपन क्या कहेंगे, इसको प्रक्रम कहेंगे। तो
एक्सोथर्मिक प्रक्रम है। यदि अब अपन इनका तापमान बढ़ाएं तो बताओ गैसों की द्रव्यों में विलेयता बढ़ेगी या फिर घटेगी? पीछे पढ़ के आए हैं ठोसों की द्रव्यों में विलेयता एक्सोथर्मिक प्रक्रम में अपन ने पढ़ा था तापमान बढ़ाने पर विलेयता घटती है। NaOH देखा था, लिथियम सल्फेट देखा था, कैल्शियम एसीटेट देखा था। यहाँ पर भी ये प्रक्रम, यहाँ पर तो मैंने फिक्स्ड कर दिया कि ये प्रक्रम ही कैसा है, ऊष्माक्षेपी, अर्थात गैसों की द्रव्यों में विलेयता का जो प्रक्रम है ऊष्माक्षेपी है। अतः तापमान बढ़ाने पर किनकी गैसों की द्रव्यों में विलेयता घटेगी। कारण क्या है? क्योंकि गैस के अणु ऊर्जा ग्रहण करके, गतिज ऊर्जा ग्रहण करके विलयन से बाहर निकलने लग जाएंगे। तो ये अपने को ध्यान रखना है। कैसा प्रक्रम है? गैसों का द्रव में घुलना ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अर्थात जब गैसें द्रव में घुलती है तो ऊष्मा बाहर रिमूव होती है, बाहर निकलती है। तो इनका तापमान यदि बढ़ाया जाए तो इनकी विलेयता द्रव में क्या होगी? घटेगी। कारण क्या है? गैस के अणु गतिज ऊर्जा द्वारा जो तापमान बढ़ाएंगे उससे अपनी गतिज ऊर्जा बढ़ाएंगे और विलयन से बाहर निकलने लग जाएंगे। क्लियर हुई बात? अब यहां पर अपने को एक नोट डाउन करना है। एक नोट मैं आपको बता रहा हूं। हाइड्रोजन एवं हीलियम, ये जो दो गैसेस अपने को दिखाई दे रही है, इनकी द्रव्य में विलेयता तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है। और अपने को जो भी बढ़ाता है वैसे कह देते हैं कि अपवाद है, ये एक्सेप्शन है। ये मैं आपको ये चीज भी क्लियर कर देता हूं। अपने को हालांकि याद रखना, हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसेस हैं, इनका ताप अगर राइज करें, बढ़ाएं, ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता क्या होती है? द्रव्यों में विलेयता बढ़ती है। क्योंकि इनका घुलना, किसका? हाइड्रोजन और हीलियम का घुलना ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। ये अपने को ध्यान रखना है। गैसों का द्रव्य में घुलना कैसा? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अर्थात गैस जब द्रव में घुलेगी तब ऊष्मा बाहर निकलेगी। इनका तापमान बढ़ाया जाए तो गैस के अणु गतिज ऊर्जा ग्रहण करेंगे और विलयन से बाहर निकल जाएंगे। अर्थात गैसों की द्रव्य में विलेयता घट जाएगी। ये बात क्लियर हुई यहाँ पर? दूसरा मैं बता रहा हूं आपको, हाइड्रोजन और हीलियम, इनकी विलेयता तापमान बढ़ाए जाने पर बढ़ती है। ये रिवर्स है। ये बताया हमने, हाइड्रोजन और हीलियम का घुलना ऊष्मा शोषी प्रक्रम, अर्थात तापमान बढ़ाने पर इनकी विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। अब देखो ये विलेयता कब बढ़ती है? इनका एक संक्रमण ताप होता है, संक्रमण ताप। जैसे ये हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन का संक्रमण टेम्परेचर होता है -80 डिग्री सेंटीग्रेड और हीलियम का होता है -240 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हुई बात? इस संक्रमण ताप के नीचे के ताप पर जब इनको गर्म करा जाए तब इनकी द्रव्यों में विलेयता बढ़ती है। और आपको ये ट्रांजिशन टेम्परेचर या जो ये संक्रमण ताप जो दिखाई दे रहा है वो सबको दिख रहा है। ये क्या है? कम है या ज्यादा है? यानी ये बहुत ही कम है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड, -240 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जब हाइड्रोजन को किसी द्रव्य विलायक में 80 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के ताप पर अपन गर्म करते हैं तब इसकी द्रव्य में विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। 80 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में अगर आप इसको गर्म करोगे तो इसकी विलेयता नहीं बढ़ेगी। ठीक एग्जैक्टली इसी प्रकार हीलियम को यदि अपन इसके ट्रांजिशन टेम्परेचर यानी संक्रमण ताप के नीचे के ताप पर 240 डिग्री के नीचे के ताप पर यदि अपन इसको गर्म करेंगे तब इसकी विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे ये ताप आ गया, इसके ऊपर अगर आप
इसको गर्म करोगे तो इसकी विलेयता क्या होगी, घटेगी। बहरहाल अपने को यही ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन और हीलियम जो अपवाद नहीं, मैं यहाँ पर इसका क्लियरिफिकेशन कर चुका हूं। ये बताया जाता है अपवाद है, अपवाद का है यहाँ पर, तो ये क्लियरिफिकेशन इसका हो जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है क्योंकि इनका घुलना उष्मा शोषी प्रक्रम है। कब बढ़ती है, ये संक्रमण ताप के नीचे के ताप पर यदि इनको गर्म करा जाए तब इनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, और वो ट्रांजिशन टेम्परेचर मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूं। इसके बाद में इसका लास्ट फैक्टर है दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये दाब का प्रभाव बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि एक होता है वाष्प दाब। चलो यहीं पर मैं बताता हूं ये आपको, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। जैसे कोई पात्र है, इसमें अपन ने बंद पात्र है, इसमें अपन ने क्या लिया, H2O, और इसको अपन ने क्या करा, गर्म करते हैं। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता है वाटर गर्म होता जाता है, और ये क्या बनती जाती है, इसकी वाष्प बनती जाती है। पात्र कैसा है, बंद है। फिर अगर और तापमान बढ़ाया तो वाष्प बनने की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर लगातार तापमान बढ़ाते जाएं तो ये वाष्प के अणु भी यहां से वाष्प बनेगी, ऊपर जाकर के टकरा करके नीचे आएंगे वापस, और क्या हो जाएंगे, किसमें बदलने लग जाएंगे, वापस द्रव्य में बदलने लग जाएंगे। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो वाष्पन और एक है संघनन। एक तो क्या है, वाष्पन, और एक दूसरा क्या है, संघनन। तो जैसे ही बंद पात्र में इस द्रव को गर्म करा जाता है तो पहले द्रव की क्या बनती है, वाष्प बनती है। वाष्प लगातार बढ़ती जाती है, टेम्परेचर लगातार बढ़ाते रहने पर वाष्प के अणु ऊपर से टकरा करके पुनः संघनित होकर के द्रव में बदल जाते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है जब वाष्पन की दर संघनन की दर के इक्वल हो जाती है, अर्थात वाष्पन की दर और संघनन की दर दोनों क्या हो जाती है, बराबर। उस स्थिति में द्रव की सतह पर, उस स्थिति में द्रव की, इस स्थिति में द्रव की सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर अपन किसे कहेंगे, साम्य अवस्था की स्थिति में द्रव की सतह पर डाला गया दाब ही क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। ये चीज क्लियर हुई आप सभी की। अब ये जो दाब का प्रभाव है इसमें पढ़ेंगे अपन हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, तो ये हेनरी का नियम अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज अपन क्लास यहीं पे एंड करते हैं। तो ये सभी आप नोट डाउन करना और इनको अपने नोट्स में लिखना। थैंक यू।